सारे। तो ये सारी चीजें अब आप लोगों को खुद से हैंडल करनी है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह एक एक कोशिश करूंगा कि मैं इन वेक्टर्स वगैरह का भी टेस्ट ले लूँ छोटा। अगर नहीं ले सका तो फिर एक ग्रैंड टेस्ट जो हमारा मॉक है वही आएगा फिर फाइनल ना। तो आप लोगों को वो मॉक, आप लोग का वो मॉक डिसाइड कर लेगा कि आप लोग का क्या ग्रेड आना है। तो उस मॉक को बहुत सीरियस लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मॉक में मैं थ्रेशोल्ड बनाऊंगा, मैं थ्रेशोल्ड से चेक करूंगा और मेरे हिसाब से वो बच्चे का ग्रेड आ रहा होगा, मैं उस हिसाब से उसको ग्रेड दूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है अगर किसी बच्चे का फॉर एग्जांपल ए बन रहा हो मेरे मेरे थ्रेशोल्ड के हिसाब से, तो वो ए या ए स्टार ही लेकर है। हो सकता है वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि वो बी सी लेकर आ रहा है। तो मेहनत आप लोगों को करनी है। और जो बच्चा जो है बी या सी लेकर आया वो इतना डीमोटिवेटेड नहीं हो जाए कि यार अब तो दुनिया खत्म हो गई, अब तो मैं ग्रेड नहीं लेकर आऊंगा, तो वो और मेहनत करे। तो इनशाला एक ये मॉक जो है ना, इंशाल्लाह अभी डेट अनाउंस नहीं कर रहा, मैं मॉक लूंगा। वो मॉक आप लोगों को रियलिटी चेक दे देगा ये क्या होने वाला है। तो इसलिए फुली प्रिपेयर्ड रहो, ईयरली कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे आप सेम पेज पे आ गए। किसी ने ज्यादा किए हैं, किसी ने कम ईयरली किए हैं, लेकिन इंशाल्लाह बस ये 3 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद भी हम लोग एक पेपर डिस्कस करेंगे और हम सब ईयरलीज में ही आ जाएंगे। सबको बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। ओके गुड। कौन रह गया? जैद रह गया है। सेटअप करते हैं चलो जब तक। अच्छा, आज का टॉपिक या तो इंटरेस्टिंग लगेगा या फिर मुश्किल लगेगा, कोई बीच का नहीं है इसके अंदर ना। वेक्टर्स अमूमन बच्चों को मुश्किल लगता है, और ये मुझे पसंद इसलिए हुए कहीं कहीं इसके क्वेश्चन ने मुझे भी बहुत चैलेंज किया है। तो कभी कभार मैं भी इस चैप्टर से चैलेंज आता हूँ कि यार कभी कभार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग के समझ में नहीं आता है कि यार रेशोज चल रहे हैं या क्या नहीं। तो रेशोज स्ट्रांग होने चाहिए इस चैप्टर के लिए। और इसके अलावा ये चैप्टर बहुत आसान है, फिर अगर आपके रेशोज स्ट्रांग है ये चैप्टर बेसिक वगैरह इन सबके जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे वो सारे स्ट्रांग होने चाहिए। अभी हम बस उसका वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, जैद का, जब तक मैं सेटअप कर रहा हूँ। और आप लोग भी खुसूसी दुआ करना, मेरा भी स्केड्यूल आ गया है, मेरे भी जो है अब एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे थोड़ा टाइम। तो अब मैं दुआ ये कर रहा था कि तुम लोग फारिग हो जाओ तो फिर मेरे आ जाएं, लेकिन स्केड्यूल बना ऐसा है कि आप लोग के भी एग्जाम चल रहे होंगे और मेरे भी। बस मेरे लिए बहुत टफ है, दुआ करना आप लोग सब। चलो, वेक्टर्स के लिए टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट। ऐसे ही रहेगा। अच्छा, वेक्टर्स पे आप लोगों ने, अगर कुछ साइंस स्टूडेंट हैं यहाँ पे अगर, तो उनको पता है कि वेक्टर्स किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अभी हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे ना, हम लोग दोनों चीजों को कंसिडर कर रहे होंगे, मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी। लेकिन जो मैथ्स के अंदर बेसिक वेक्टर जो किस पे डिपेंडेंट है, वो पूरा डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। अगर आपको रास्ते ढूंढने हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो अगर आपने रास्तों वाला कॉन्सेप्ट क्रैक कर लिया तो वेक्टर्स बहुत ज्यादा आसान है। और एक रेशियोस का गेम अगर आपने देख लिया तो वेक्टर्स बहुत आसान है। काफी टाइम हो गया, ये जज्बाती हुआ था और यही नहीं आया क्लास में। बहरहाल अच्छा, अगर मैं डिफाइन करूं कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर ऑपरेशंस होते क्या है, तो वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। बिल्कुल अगर बेसिक से बात करूं तो इट हैज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है आपके पास बेसिक में, अगर तरीके बताऊं तो साइज, बेसिक मतलब बताऊं तो साइज। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी लेंथ की बात कर रहे हो, 5 मीटर्स की बात कर रहे हो, तो 5 क्या है आपका मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन, डायरेक्शन तो पता है आप लोगों को कि अब हम किस स्पेसिफिकली किस डायरेक्शन पे जा रहे होंगे, क्या ग्रेडियंट होगा, क्या आया लाइंस पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, सारी चीजों पे बात करेंगे। तो ये क्या है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो उन दोनों को कनेक्ट कैसे किया जा रहा है और आप क्या पाथ चूज कर रहे हो, आया आप ए टू बी जा रहे हो या बी टू ए जा रहे हो, वो आपका वेक्टर डिसाइड करता है। तो डायरेक्शन क्या हो गई फ्रॉम ए टू बी, और साइज क्या होगा, वो फिर हमारा मैग्नीट्यूड कहलाएगा।
ये एक बेसिक वेक्टर का मतलब है। अब अगर मैं बात करता हूं ग्राफ की, ग्राफ अगर मैं बनाता हूं, सबको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके ओके, एकदम सन्नाटा हो गया था ना, मैं समझा मैं क्लास में नहीं हूँ। अच्छा, अगर मैं एक पॉइंट एक ग्राफ बनाता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 एंड -4, 1 2 3 एंड 4। ओके, सो अगर मैं एक एग्जाम्पल ग्राफ बनाता हूं और इस ग्राफ में अगर मैं ऐसी एक कोऑर्डिनेट उठा लेता हूं, जैसे ये एक कोऑर्डिनेट उठाया गया है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं ए बोलता हूं, तो वेक्टर हमेशा, अगर आप लोग को सिर्फ एक कोऑर्डिनेट दे दूं, इस ए कोऑर्डिनेट के x1 y कोऑर्डिनेट बताएगा कोई? इत्तेफाकन 3,3 लिया, मैं चेंज कर रहा हूँ, वेट 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 वेट, अब बता दो। 4,3। 4,3 है कोऑर्डिनेट, सही है, गुड। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूं ना इस ए की, ए कोऑर्डिनेट की, और इसका अगर मैं वेक्टर बताऊं कि ए अभी इस ग्राफ के मुताबिक किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, किस डायरेक्शन में इस पूरे ग्राफ में, तो मैं देखूंगा ओरिजिन से, यहां से चेक करूंगा, तो यहां से लेके यहां तक मैं पहले ज्वाइन कर लूंगा और मैं ये डायरेक्शन बता दूंगा। तो कभी भी अगर आपको कोऑर्डिनेट को वेक्टर में चेंज करना होगा ना, तो आप क्या करोगे, ओरिजिन से चेक करोगे, लाइक दिस ओ ए। और वेक्टर में हमेशा जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो ऊपर ऐसा एक एरो आता है, ताकि ये रिप्रेजेंट हो कि आप वेक्टर की बात कर रहे हो। तो ओ ए वेक्टर का अगर मुझसे कोई पूछे कि ओ ए वेक्टर क्या है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी एक्स की मूवमेंट क्या है और वाई की मूवमेंट क्या है। तो अगर मैं बात करूं फ्रॉम जीरो, मेरी एक्स की मूवमेंट कितनी है, 4 यूनिट, सही है, गुड। और मैं y की मूवमेंट देखूंगा, फिर पहले कोशिश करना x की देखना, फिर y की, और y की मूवमेंट देखूंगा तो कितनी है, 3। तो ये देखो 4,3 हमारा वेक्टर आ गया। इसको पोजीशन वेक्टर भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन वेक्टर। अब ये सारे वर्ड्स भी पता होने चाहिए कि भाई पोजीशन है, एक ही पोजीशन है, उस हिसाब से पोजीशन वेक्टर है। अभी कभी भी लिखा हुआ आ जाए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बताओ या बी बताओ, आप लोग समझ जाना ग्राफ के मुताबिक ये लोग ओ के ओरिजिन से बात कर रहे हैं, तो ओ ए निकलवा रहे हैं। अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बोला हुआ है तो ओ सी निकलवा रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है भाई, एक डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, यही वेक्टर है। ये बेसिक वेक्टर का मतलब हो गया। अब अगर मैं इस वेक्टर को कॉलम वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो कॉलम बनाए मैंने यहाँ पे, ये जो मैंने राइट साइड पे कॉलम बनाए, तो इसको इसको ये भी कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। और जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कॉलम्स बने हुए तो उसको हम लोग कॉलम वेक्टर भी बोल रहे हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुई बात? यस सर। अब अगर वो हमें अननोन कर दें, हमें एक्स कोऑर्डिनेट्स वाई कोऑर्डिनेट्स ना दें और बस ये बता दें कि ये ए है, तो हमारी ये डायरेक्शन बता रही है कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमारे पास क्या है, ए है, वेक्टर क्या है इसका, ए है, मतलब अननोन है। जिस तरह कोऑर्डिनेट्स अगर नोन होंगे तो आप 4 और 3 लिख दोगे। और इसके अंदर क्या करेंगे, अगर लेट से सिर्फ ए लिख के दे दें तो आप बोलोगे भाई ओ ए की डायरेक्शन में ए है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ए ओ क्या होगा, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ए ओ क्या होगा, एक तो था ओ ए, उसका आंसर क्या रहा था, 4,3, कि एक्स में 4 मूव किया है, वाई में 3 मूव किया है। अगर मैं आपसे पूछूं ए ओ क्या होगा, तो इसका मतलब है अब आप ए पे खड़े हुए हो और आपको कहां जाना है, बी पे जाना है। तो मतलब अब आप ए पे खड़े हुए हो और आपको जाना है बी पे नहीं, आई एम सॉरी, ओ पे जाना है। आप ए पे खड़े हुए हो और आपको ओ पे जाना है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी डायरेक्शन उल्टी हो गई। यस सर। ऐसा ही है ना, डायरेक्शन उल्टी हो गई। जब डायरेक्शन उल्टी हो जाती है तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं कि हम 4 कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 था, हम 4 कोऑर्डिनेट से 0 जा रहे हैं, इसका मतलब हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो -4 हो जाएगा। और हम डाउनवर्ड्स जा रहे हैं 3 कोऑर्डिनेट से 0 पे, तो -3 हो जाएगा। तो हमारी बेसिकली क्या हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगी वेक्टर्स की। तो अगर ओ ए का वेक्टर 4,3 था, तो ए ओ का वेक्टर क्या हो जाएगा, -4 -3। क्लियर? यस सर। तो ये आपकी कॉलम वेक्टर नोटेशन भी आ गई, पोजीशन वेक्टर का मतलब भी समझ में आ गया।
ये भी बता दिया कि एक लाइन रिप्रेजेंट करती है वेक्टर को। अभी मैंने मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी, अभी मैंने सिर्फ डायरेक्शंस की बात की है। कॉलम वेक्टर क्या होता है कि ये एक्स है और ये वाई है, जैसे मैंने अभी बताया ऊपर भी कॉलम वेक्टर में। तो ये अगर कॉलम वेक्टर है हमारा, तो अगर मैं इसमें एक्स और वाई स्पेसिफिकली समझाऊं तो ये जो एक्स वैल्यू है, इट टेल्स अस हाउ मेनी यूनिट्स मूव इन द एक्स डायरेक्शन, एंड वाई हाउ मेनी यूनिट्स मूव इन द वाई डायरेक्शन। इफ आइदर वैल्यू एक्स और y इज नेगेटिव तो हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, और पॉजिटिव है तो हम लोग अपवर्ड जाएंगे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल x पॉजिटिव है तो हम राइट साइड पे जाएंगे, x नेगेटिव है तो हम लोग बैकवर्ड जाएंगे लेफ्ट साइड पे। y पॉजिटिव है अपवर्ड, y नेगेटिव है डाउनवर्ड्स। ये बेसिक आपकी बात आ गई। अब क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि चलो अगर हमारे पास एक वेक्टर है b, वेक्टर बी भी है, अभी मैं इस a को मिटा रहा हूं, इन बाकी चीजों को मिटा रहा हूं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक वेक्टर है हमारा, एक पोजीशन है हमारी बी पे, बी कहाँ लगाए हैं, चलो यहां लगा देते हैं, यहां सही रहेगा, ये बी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पूछूं तो आप लोग ओ बी का वेक्टर भी बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। क्या करोगे, लाइन बनाओगे ऐसे और एरो ऐसे इंडिकेट करोगे, और ओ बी का वेक्टर, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारे क्या है इसके, -3, 1। तो अगर इसका कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंट करना होगा तो आप बोलोगे ओ बी इक्वल्स -3 and 1, लाइक दिस, सिंपल। तो ये दो अलग अलग पॉइंट्स मैंने बता दिए, एक ए बी भी बता दिया और एक ए भी बता दिया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे ये बताओ कि ए बी का वेक्टर क्या होगा, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं तो उसका वेक्टर क्या होगा, तो आप लोग बहुत सारे तरीकों से बता सकते हो। अभी तो ग्राफ है प्रॉपर, तो आप लोग पता है कैसे बता सकते हो, डायरेक्ट आप लोग बोलो सर जो ए है ना उसके बी में एक्स का मूवमेंट देख लें, 1 2 3 4 5 6 और 7, और आप बैकवर्ड गए हैं तो आप बोल दें सर -7 है, ठीक है। ए बी का वेक्टर कैसा है, उसमें एक्स की मूवमेंट कितनी है, पीछे गए 7 दफा, -7 है। और फिर उसके बाद सर आप नीचे आ जाएं 2 दफा, तो इसमें भी क्या होगा, -2, वाई की मूवमेंट है, तो ए बी का वेक्टर बनता हुआ आ गया। बट अगर आप लोगों को ए बी का वेक्टर नहीं गिवन, मतलब ग्राफ नहीं गिवन, इस तरीके का प्रॉपर ग्राफ नहीं गिवन, और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हमारा ए ओ ए जो है वो 4 and 3 है, ठीक है, मतलब अब समझो ग्राफ नहीं गिवन, और आप लोग को ओ बी बता दिया हो कि आप लोग का ओ बी -3 and 1 है, और वो बोल दें फाइंड, वो कहते हैं फाइंड ए बी वेक्टर, तो क्या करें हम लोग, पता है क्या कर सकते हैं। अब देखो, इट्स लाइक यही शेप है, समझना जरा, 1 मिनट। इट्स लाइक कि यही शेप है, क्योंकि ग्राफ मौजूद नहीं है आपके पास, आप लोग के पास सिर्फ वेक्टर्स मौजूद हैं। ए बी ओ को मेंशन करो, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा ओ। अगर मैं ओ बी ओ को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे पास डायरेक्ट ए से बी का वेक्टर मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे पास ओ ए भी मौजूद है और ओ बी भी मौजूद है। अब मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, इस वेक्टर के अकॉर्डिंग मुझे स्टार्ट कहां से लेना है, मेरी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, ए, और एंडिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, मेरी एंड पोजीशन बी पे होनी चाहिए। अब आप ऐसे समझो कि आपको ए बी पे डायरेक्ट जाना था, लेकिन ए बी पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, कोई ब्लॉकेड है, ऐसी एग्जांपल समझ लो कि भाई रास्ता बंद है, तो आपको दूसरा रास्ता क्या लेना पड़ेगा, अब्दुल्ला, आप ए पे खड़े हुए आपको बी पे जाना है, आपके पास ए बी का डायरेक्ट रास्ता बंद है, तो आपको दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। सर ओबी। नहीं, आपको ए पे खड़े हुए हो आप, ठीक है, ए पे खड़े हुए हो, आपको बी पे जाना है, आप क्या रास्ता चूज करोगे, कि सर हम पहले एक काम करते हैं, ए से ओ चले जाएं, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। जी सर। सर आप पहले ए से ओ चले जाएं, फिर ओ से बी चले जाएं। अभी ये पीएसएल स्टार्ट हुआ है ना, रास्ते बंद हो जाएंगे अभी ये सारे, तो हम लोग को ऑल्टरनेट रूट्स देखने पड़ेंगे, बिल्कुल किसी को सीधा जाना पड़ेगा तो उसको पहले कहीं और पहुंचना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको कहीं और पहुंचना पड़ेगा।
तो ऑल्टरनेट रूट है एक तरीके से, अगर आपको डायरेक्ट ए बी नहीं पता और आपको ए बी निकलवाने का कहें कि वेक्टर ए बी होगा क्या, कि आप लोग क्या कर सकते हो भाई, ए से ओ चले जाओ और ओ से बी चले जाओ। तो आपने स्टार्ट किया ए से, एंड किया बी पे। तो फॉर ए बी यू कैन से दैट फॉर वेक्टर ए बी स्टार्ट फ्रॉम ए टू ओ, स्टार्ट फ्रॉम ए तभी ए टू ओ आ गया एंड देन ओ टू बी। मेक श्योर दैट ये कॉमन होना जरूरी है, ओ ओ कॉमन होना जरूरी है। इसका मतलब ये होता है कि आप ए से स्टार्ट किया, आपने ओ पे खड़े हुए, अब ओ से आपने दूसरी जर्नी ली बी, बी के लिए। बात समझ में आ रही है सबको? जी सर। ठीक है, गुड। सो ए से ओ एंड ओ से बी। अब हमारा ए से ओ तो गिवन ही नहीं है, अरे बी क्या हुआ, ए से ओ तो गिवन ही नहीं है, ओ से ए गिवन है, तो ए से ओ कैसे मिलेगा हमें? जी सर इसको रिवर्स कर लेंगे हम। माइनस कर देंगे, क्योंकि आप, हाँ बिल्कुल, रिवर्स नहीं बोलो, माइनस बोल दो तो ज्यादा बेटर है। तो आप कर दोगे उसको -4 एंड -3 प्लस ओ बी की जगह आप लिख दोगे -3 एंड 1। अब जरा इसको ऐड करते हैं, एडिशन बिल्कुल बेसिक है, ए को एक्स को एक्स से ही करोगे, वाई को वाई से ही करोगे। तो ये हो जाएगा -4 प्लस -3, तो -4 -3 विच इज -7, और -3 प्लस 1 ये आ जाएगा आपका -2। ये आ गया आपका ए बी का वेक्टर। तो अब मुझे बताओ, ग्राफ के मुताबिक भी यही आ रहा था? कहाँ गया, निकाला था, ये रहा ए बी। क्या ग्राफ के मुताबिक भी यही आ रहा है? जी सर। और ये हमने इस तरीके से भी करा तो ऐसे डायरेक्ट आ रहा है। अगर ये इमेज ना भी दी हुई होती, अगर ये जो मैंने बनाई है ये साइड पे, अगर ये नहीं भी दी हुई होती, तो तरीकेकार यही होता कि आप क्या करते, ए से स्टार्ट करते, ओ पे जाते, ओ से जाते और बी पे चले आते। आई बात समझ में? अब्दुल्ला, फातिमा, हुजैफा? जी सर। जी सर। ओके गुड, आगे चलते हैं। अगर अगर हम बात करें अभी बिल्कुल बेसिक, तो एडिशन और सब्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं वेक्टर की, बिल्कुल कर सकते हैं। एडिशन अभी अभी हम लोगों ने करी है, सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से होगी। मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की, एडिशन सब्ट्रैक्शन में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत बेसिक है। एक्स को एक्स से करोगे, वाई को वाई से करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है। साइन को कंसिडर जरूर करना, प्लस माइनस को जरूर देखना गौर से। और शिफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हो, ए बी के पास ए ओ को भेज दो अगर ओ बी नहीं है तो। ये सारी चीजें बहुत बेसिक हैं, अलजेब्रा से कनेक्टेड, तो मैं इस तरफ नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड। हमारे पास टाइम भी कम है। हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, और पूछते कैसे हैं मैं बताता हूँ। हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड। हम मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं वेक्टर्स में? देखो, आज एक क्वेश्चन था, बल्कि आप लोगों के टेस्ट का ही क्वेश्चन है, उस पर हम बात कर रहे थे, मैं इंशरा से बात कर रहा था इस हवाले से अभी आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग ये चीज ऑब्जर्व करो, बल्कि अभी डिस्कस कर लूंगा तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, ऐसे कुछ टेस्ट के अंदर मैंने दिया है ना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ए बी, ए से बी का वेक्टर कहाँ है, तो आप लोगों ने बता दिया था कि सर ए से बी चले जाए, -7 एंड -2 आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्स वाई की मूवमेंट चेक करूं तो आप लोग बोलोगे सर ऐसे -7 चले जाए पीछे बैकवर्ड्स और -2 चले जाए नीचे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये पार्ट? जी सर। देखो, तो अगर आप लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो आप लोग एक चीज पता है क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हो कि आप कहो कि ये सर -7 है और ये क्या है, -2 है। क्योंकि सर पाइथागोरस थ्योरम में तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी को समझेंगे कि हाइपोटेन्यूज है, बेस समझेंगे -7 है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, -2। हम ये कर सकते हैं कि एक्स की मूवमेंट के लिए कर दें x² और y की मूवमेंट के लिए y², और हमारा हाइपोटेन्यूज लगा लेंगे यहाँ पे, या जो भी है ए बी का अगर आपको निकालना है तो AB²। तो लेंथ निकल जाएगी ए बी की, साइज निकल जाएगा, और मैग्नीट्यूड ही साइज कहलाता है। आ रही है बात समझ में? जी। ओके गुड। तो ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7² प्लस -2²। 49 + 4 53
और फिर एंड में हम अंडर रूट कर देंगे तो हमारा ये ए बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ इसकी लेंथ आ जाएगी, साइज आ जाएगा। जैद लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? सर मैं तो इंतजार कर करके बैठा था, मैसेज नहीं आया मेरे पास। अरे यार तुम्हें मेंशन भी किया था मैंने। चलो बहरहाल, तो ये जो चीज मैंने की है ना, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है ताकि मैं क्या निकाल सकूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। अब जरा इस मैग्नीट्यूड को हमने कंसिडर करना है और इस मैग्नीट्यूड को पूछते कैसे हैं उस पर बात करते हैं। तो देखो मैग्नीट्यूड पता है किस तरह पूछी जाएगी? मैग्नीट्यूड हमेशा ऐसे पूछी जाएगी, जैसे ये ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना था तो इसको इस तरीके से दो लाइंस के बीच में बंद कर देंगे, बोलेंगे फाइंड दिस। अब हम डर जाते हैं कि यार ये क्या पूछना चाह रहे हैं, तो अगर ऐसे दे दें तो उसका मतलब है मैग्नीट्यूड बता दो। अब आप लोग ये थोड़ी सोचोगे कि सर बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएं या ट्राइडेंगल ट्राइंगल बनाएं, ग्राफ भी नहीं है, हम ग्राफ बनाएं अलग से। तो कीप इट सिंपल। ये किसकी मूवमेंट होती है? एक्स की मूवमेंट। ये होती है वाई की मूवमेंट अगर कॉलम वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हमारा ए बी क्या था? ए बी हमारे पास था -7 एंड -2। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स की मूवमेंट एंड वाई की मूवमेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ओरिजिन, ये फॉर्मूला बना कहां से, आया कहां से? ये पाइथागोरस थ्योरम से ही आया। ठीक है, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भूल गए थे हम लोग। तो याद करने के लिए ये याद रखो कि ये पाइथागोरस थ्योरम का ही फॉर्मूला है। अंडर रूट कहां से आया? ए बी पे स्क्वायर लगा हुआ, तभी अंडर रूट ऑफ बोथ साइड किया, तभी अंडर रूट आ गया। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है? जी सर। ओके गुड। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप लोग ये यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी भी मैग्नीट्यूड, वेक्टर के किसी भी मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए आपके पास ये आ जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों का लेंथ वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आया था, वो मैंने डिस्कस किया था और वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूंगा। उसमें भी मैंने ट्राइंगल बना लिया था, वेक्टर की तरीके से सॉल्व कर लिया था। तो अगर आप लोग वेक्टर पढ़ लोगे तो वो चीज आप लोग भी कैच कर लोगे, आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहां तक मैग्नीट्यूड तक बात हो गई। अब हम बात करते हैं अबाउट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर concept about parallel and perpendicular in the vector, not perpendicular, I'm sorry, parallel and collinear. सही। अच्छा, अब मैं जरा ना अननोन कर रहा हूँ वेक्टर को। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैं ग्राफ नहीं बना रहा, मैं लेट से ऐसी एक लाइन बना देता हूँ और मैं बोलता हूँ ये जो लाइन है ना, ये हमारी है वेक्टर ए। ठीक है, इसका जो भी आंसर होगा वो ए है, मतलब 7 3 है, 5 2 है, एक्स मूवमेंट 5 y मूवमेंट, जो भी एक्स वाई जेड, हमें ये नहीं पहचानना, मैं ऐसे ही बस कह रहा हूँ कि ये ए है। ठीक है, तो 2 गुना ए कितना हो जाएगा? आपने इसी के जैसा बनाना है और उसको आगे और कंप्लीट करना है। चलो मैं छोटा बनाता हूँ पहले इसको। अगर लेट से ये ए है, तो देखो एक रेक्टेंगल का डायगोनल जो है ना, एक रेक्टेंगल है समझो, इस रेक्टेंगल का डायगोनल ए वेक्टर है। अब अगर मैं बोलता कि 2a बना के दिखाओ तो आप लोग क्या कहते हैं? एक डायगोनल एक और डायगोनल, ये हमारा 2a बन जाता वेक्टर। ऐसा ही है? जी सर। जी। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2a है इवन दो ये भी डायगोनल है? क्या मैं इसको 2a बोल सकता हूँ? क्या ये 2a होगा हमारा? नहीं सर, ये पैरेलल कैसे हुई? पैरेलल नहीं है, शाबाश, गुड। हमारे पास वेक्टर कब सेम होता है? जब आपके पास वेक्टर पैरेलल हो या कोलिनियर हो, वेक्टर सेम होगा। बट मैं उसका वेक्टर का मतलब डायरेक्शन सेम होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। और ये मैग्नीट्यूड क्या था? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ए बना रहा हूं और इसी की जैसा मैं इसको एक्सटेंड करते हैं, ये कर लिया और इसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये मैंने कितना बना लिया? 3 टाइम्स ऑफ ए बना लिया। तो इन दोनों में क्या चीज का फर्क है? इसमें दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन किस चीज का फर्क आ जाएगा? मैग्नीट्यूड का। तो मैं इसको 3a बोल सकता हूँ।
नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। हेलो, आ गई। आ गई बात समझ में? ये देखो, इसको देखोगे ना तुम लोगों को समझ में आ जाएगा ये 3 टाइम्स क्यों है। एक ये रहा, इसमें देखो ये रहा, और नजर भी आ रहा है वैसे तो पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि उनका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि सेम है तो वेक्टर सेम है। वो भी ए है तो ये भी ए होगा। आई बात समझ में? तो देखो 3 गुना नजर आ रहा है। यस। ये भी कर सकता हूं कि मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, बट स्टिल इसका वेक्टर चेंज नहीं होने वाला। ये देखो, तो ये हो जाएगा -3, इसका मैग्नीट्यूड -3 बन जाएगा, -3 ऑफ ए। अगर वो ए था, डायरेक्शन क्योंकि मैंने उस तरफ कर दी, -3 ऑफ ए बन गया। समझ में आ रही है बात? अगर मैं एक शेप बनाता हूं आप लोगों के लिए लाइक दिस, और इस शेप के अंदर अगर ये O है, ये A है और ये B है, इफ दिस इज A एंड दिस इज B, अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट विल बी द वेक्टर ऑफ ए बी का वेक्टर क्या होगा बताओ? हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए, गो टू O, एंड देन फ्रॉम O टू B, ऐसे। ये बात ऊपर करी है मैंने। आप लोग सब चुप क्यों हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। हम सर ए से ओ कैसे जा सकते हैं? देखो, अगर वो हमें ए बी बोल रहा है ना, तो वो कहना चाह रहा है कि आप ए पे खड़े हुए हो और आपको बी पे जाना है। हम डायरेक्ट नहीं जाते, हमें डायरेक्ट पे कभी पता ही नहीं चलेगा वेक्टर क्या है। हम क्या चूज करेंगे रास्ता, हम ए से ओ जाएंगे एंड देन ओ से बी जाएंगे। एक मसला आ रहा है, जब आप ए से ओ जा रहे हो ना, तो आपके पास डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। तो अब आप क्या कर दोगे आंसर में, अगर ओ से ए स्मॉल ए था, तो ए से ओ नेगेटिव ए बन जाएगा, उल्टा जा रहे हो नेगेटिव बन जाएगा। एंड देन ओ बी का तो सेम आएगा, प्लस बी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और ए बी। ठीक है? जी सर। आर यू श्योर सबको समझ में आया ये? यस सर। ओके। अच्छा, अगर मैं कहता हूं एक पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट, और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये है पॉइंट सी, ये पॉइंट डी है, और अगर मैं कहूं कि ओ ए इज पैरेलल टू सी एंड सी डी, ओ ए इज पैरेलल टू सी डी, तो क्या चीज होगी यहाँ पे, किस चीज का गेम होगा यहाँ पे? यहाँ एक ये गेम होगा कि अगर ये ए है तो ये हो सकता है A/2 हो, ये हो सकता है A/4 हो, ये 1/2 ऑफ ए हो, रहेगा ए, बी के फॉर्म में नहीं आएगा कभी भी। आ रही बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? जी। ये हो सकता है ये, हाँ, 1/2 ऑफ ए हो जाए, हो सकता है अगर हमारी, क्योंकि छोटी हुई है ना, आप देख सकते हो ओ ए बड़ा है, सी डी छोटा है, लेकिन क्योंकि इनका क्योंकि ये पैरेलल है, मैंने मेंशन किया ये पैरेलल है, तो आप लोग क्या कह सकते हो, सर हो सकता है ये आधा हो ए का, A/2 हो, लेकिन रहेगा ए ही, मतलब ए के ही वेक्टर ए रहेगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा इसके अंदर, साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि हाँ ए से, हाँ ओ ए से पैरेलल है तो उनके वेक्टर सेम है, ए में ही है, बट वो क्योंकि साइज में डिफरेंस है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा था आप लोगों को 3 गुना करके दिखा रहा था, उसी तरीके से साइज इसका डिक्रीज करते तो हो सकता है हाफ कर दिया हो तो A/2 बन जाएगा। ठीक है? ओके गुड। अब बात करते हैं जरा पैरेललोग्राम की। अच्छा, कोलिनियर भी वर्ड लिखा है, मैं कोलिनियर का भी बता देता हूँ मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है ऑन द सेम लाइन। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ए बी का वेक्टर जो है वो है 5A, और बी सी का वेक्टर जो है वो है 9A,
पूरा AC कितना होगा, कोई बता सकता है? पूरा AC अगर मुझे AC का वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? I will start from A to B and then B to C. जी बताओ। 14A। 14A हो जाएगा ऑफ कोर्स, 5A + 4A सेम डायरेक्शन में 14A हो जाएगा, आराम से 14A आ रहा है। अच्छा अब मैं देखो, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी यार, यहाँ पे अल्फाबेट सेम है और इनके वेक्टर्स भी सेम आ रहे हैं, बस मैग्नीट्यूड का फर्क है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है ना कि अगर A से B हमारा ये है तो बाकी इसी के आगे B से C गया हो? एक मिनट में बताता हूँ, यहाँ पे वेट करो। ठीक है, ऑन द सेम लाइन। तो ऐसा हो सकता है कि A से B एंड देन B से C जा रहे हैं, सिंस देयर वेक्टर इज आल्सो द सेम, ओनली द डिफरेंस इज दैट मैग्नीट्यूड। एंड जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था OANCD दिखाया था इसमें, लेकिन कनेक्टिंग अल्फाबेट्स नहीं थे, आप लोग देख सकते हो, तभी मैं इसको पैरेलल कह रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड मैं अगर इसकी बात करूं, इसमें मुझे नजर आ रहा है, इसमें मुझे ये चीज नजर आ रही है कि कनेक्टिंग अल्फाबेट्स हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये एक लाइन हो A से लेके B तक, लाइक दिस, इतनी रखते हैं लाइक दिस, और इसी के आगे कनेक्ट हो रही है दूसरी लाइन लाइक दिस। तो ये क्या कहलाएगी? ये मैग्नीट्यूड में डिफरेंस कहलाएगा, और ये लाइन आपस में या ये पॉइंट्स आपस में क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब आई बात समझ में? दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जैसे अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है 5A फ्रॉम A से B, तो B से C में ये हो जाएगा आपका 9A। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया। हम बोल सकते हैं A, B एंड C आर कोलिनियर। सबको समझ में आया ये? जी सर। यस अब्दुल्ला? जी सर, आ गया समझ। ओके गुड। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, लेट्स से, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर भी अभी बता देता हूं, तो लेट्स से अगर एक हमारे पास वेक्टर है 5,6 और मैं अगर इसको 2 टाइम्स कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 10,12 वेक्टर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऐसे होगी कि आप सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई नहीं करा रहे होगे, पूरा वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, उसका वेक्टर का x भी होगा, y भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये न्यू वेक्टर आ जाएगा आपका। सही है। एक और चीज समझो जरा, एक है वेक्टर a का, ऐसी a वेक्टर है, कोई अननोन वेक्टर है, उसका हमारे पास आंसर है 3,3 एंड 6, मतलब 3 एंड -6 कर देते हैं चलो। x की मूवमेंट 3 है, y की मूवमेंट डाउन -6 है, हमारा एक वेक्टर है। और एक वेक्टर b है, वेक्टर b जो है वो बेसिकली है 5 एंड -10। ठीक है, टेल मी, आर दे पैरेलल और कोलिनियर? क्या ये पैरेलल या कोलिनियर हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं सर। कैसे होंगे मुझे बताओ। सर वो -6 से आगे बढ़ रहा है, -10 भी उसका बढ़ रहा है, और 3 का 5 उसका x भी बढ़ रहा है। सही है, इसके अलावा कोई और एग्जांपल? अच्छा इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, इसको 1 एंड 2 कर देते हैं, चलो ज्यादा आसान हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। ये 1 है और ये -2 है। अब बताओ जरा, क्या मैं इनको कोलिनियर या इनको मैं वो कह सकता हूँ पैरेलल, दे आर पैरेलल वेक्टर्स? यस, कोई भी बता सकता है। आर दे कोलिनियर और पैरेलल?
यस जेड। नहीं, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा ये। इंश्रा, पैरेलल होंगे ये। पैरेलल होंगे, आप मुझे बता सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कैसे? इसका सिंपलीफाइड रेशियो है ए। जबरदस्त। ए जो है ना सिंप्लीफाइड रेशियो है बी का। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि if you multiply vector a with 5 it will become b। ऐसा ही है। अगर आपने 5 टाइम्स कर दिया a को तो वो b के बराबर हो जाएगा। 5 टाइम्स का क्या मतलब है, आपने 5 गुना बढ़ा दिया। तो आप वेक्टर सेम रख रहे हो लेकिन आप मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहे हो। यस और नो? वापस बताता हूँ, चलो एक मिनट रुको। ये है 1 और -2, और हम इसको अगर इक्वेट करें 5 और 10 से, ये था हमारे पास b का और ये था हमारे पास a का। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1 नहीं सॉरी 1 एंड -2, लाइक दिस। तो ये चीज क्या बता रही है कि ये जो वेक्टर b है ना वो 5 गुना है a के वेक्टर। मतलब अगर मैं वेक्टर a को 5 गुना करूंगा ना, अगर मैं इसको 5 टाइम्स करता हूं तो वो किसके बराबर बन जाएगा, वेक्टर b के बराबर बन जाएगा, लाइक दिस। इसको देखो सिर्फ आप लोग, वेक्टर a को अगर मैं 5 टाइम्स इंक्रीज करता हूँ, 5 टाइम्स करता हूँ, तो हमारे पास वेक्टर b बन जाएगा वो। तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल वेक्टर a है ऐसा, वेक्टर a है ऐसा, तो वेक्टर b कैसा होगा, इसी का 5 गुना। रुको, अगर वेक्टर a है ऐसा, ये वेक्टर a है, तो वेक्टर b क्या होगा, इसी की डायरेक्शन में 5 गुना होगा, 1 2 3 4 एंड 5। ये रहा वेक्टर b। अगर वेक्टर a ऐसा है तो वेक्टर b इतना है। दोनों पैरेलल है, 100% पैरेलल है। और ये पैरेलल का पता कैसे चल रहा है कि अगर हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमें नजर आ रहा है कि दोनों का सिंप्लीफाइड जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब है दोनों का बेस वेक्टर सेम है। इसको उठा के यहाँ पे लाके देखो भी, इसका जो बेस वेक्टर है वो यहाँ पे आ रहा है, इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। मतलब ये देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं कह सकता हूं कि बी और ए में क्या डिफरेंस है, 5 गुना। तो इसका बेस वेक्टर क्या होगा, 1/2, 1 एंड -2, एंड 1 एंड -2 को मैं मजीद मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहा हूं, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा हूं। हेंस दे बोथ आर पैरेलल और दे कुड बी कोलिनियर। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे। सर ये कोलिनियर वाले में थोड़ा समझ नहीं आया, बाकी पैरेलल समझ आ गया। कोलिनियर का मतलब ये होता है जैद कि ये पॉइंट्स हो सकता है या ये वेक्टर्स हो सकते हैं कि दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में भी हो, मतलब पैरेलल भी हो और साथ जुड़े हुए भी हो। इसको हम कोलिनियर कहते हैं। तो उसमें अंदर भी आपका वेक्टर चेंज नहीं होने वाला। ओके। ठीक है। हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। जैसे ये आपको दिखाया ना, ए बी सी आर कोलिनियर, वाई बिकॉज ए बी का वेक्टर और बी सी का वेक्टर सिमिलर आ रहे थे। इनका भी बेस वेक्टर बताओ क्या होगा। इनका बेस वेक्टर है ए। ये देखो इनका भी बेस वेक्टर कितना आ रहा है, ए आ रहा है। इनका बेस वेक्टर क्या था, 1 एंड -2। इधर से भी अगर मैं देखूं तो ये है 5 एंड 1 एंड -2। तो इनका बेस वेक्टर क्या आ रहा है, 1 एंड -2। ऊपर वालों का बेस वेक्टर क्या था, ए था। अभी बात कुछ क्लियर हुई? अच्छा, साथ ही साथ रेशोस का भी गेम समझना है। अगर मैं बोलूं मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 5 रेशो है और ये 9 रेशो है। 5:9 का रेशो है ए बी सी में। A:B में 5 है और B:C में 9 का रेशो है। तो ये रेशो गेम भी समझना पड़ता है। सबसे ज्यादा फंसाता ही वेक्टर रेशोज में है। यहाँ तक, अभी यहाँ तक रखते हैं, आगे चलते हैं। पैरेललोग्राम की बात करता हूं मैं। अगर पैरेललोग्राम का भी क्वेश्चन आता है अमूमन। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके पास पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं। जैसे ये पैरेलल होगा और ये पैरेलल होगा। अगर मैं इसको
बता दूं, ये है O, ये है A, ये है B, ये है C। OABC वेक्टर्स हैं, मतलब मैंने पॉइंट्स बता दिए OAB एंड C। तो मैं ये कह सकता हूं कि O and A are OA is parallel to CB, ये बोल सकता हूं मैं। नजर आ रहा है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, टेंशन वाली बात तो नहीं है, ठीक है। और ये भी कह सकता हूं कि OC is parallel to AB। तो अब जरा वेक्टर्स बताता हूं मैं। अगर मैं इस वेक्टर को कह रहा हूं A, तो ये भी क्या होगा फिर हमारा A। अगर मैं इसको वेक्टर को कह रहा हूं C, तो ये भी हमारा वेक्टर क्या होगा, ऊपर वाला भी C होगा। this ABC can be any vector, can be any column vector, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर A है तो ये भी वेक्टर A है। और मजे की बात है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड्स भी सेम होंगे। आई बात समझ में? अगर कोई मुझसे पूछ ले व्हाट इज द वेक्टर ऑफ OB, व्हाट इज द वेक्टर ऑफ OB, तो मुझे रास्ता क्या लेना चाहिए वो आप लोग बताओगे। व्हाट इज द वेक्टर ऑफ OB, OB पूछा जा रहा है आप लोगों से, OB का वेक्टर क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर O से B लाइन बना ले। अब आप लोग रास्ता बताओ मुझे, रास्ता क्या होना चाहिए। सर O से B और B से C। O से B एंड B से C क्यों जाएंगे, हमें हमारी स्टार्ट पॉइंट O होना चाहिए, एंड पॉइंट B होना चाहिए। सर O से A और A से B। एक एक करके बताओ, अरीब आप बताओ। सर O से A और A से B। फातिमा आप क्या कह रही हो? सर ओके गुड, ओ से ए और ओ से सी भी सही है एक ही तो सही हो है। रहा है। अच्छा ये बात बताओ मुझे, सर ये दोनों क्या एक नहीं मैं हुआ। क्या मैं O से C एंड C से B नहीं जा सकता? ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसा ही है ना, तो मतलब दोनों में आंसर सेम ही आएगा आफ्टर। तो ये भी है कि आपके पास अगर आप रास्ते अलग अलग तरीके के चूज करते हो लेकिन आपकी स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, तो भले कोई भी रास्ता लो आपका आंसर आफ्टर ऑल एंड में सेम ही आना है। तो ये हो जाएगा OB के लिए, इट इज O से A ले लेते हैं चलो, और A से B ले लेते हैं जो आप लोग कह रहे हो। वरना अगर कोई बच्चा मुझे बोले सर O से C एंड C से B ले ले, जब भी कोई मसला नहीं है, तो ये तरीका होगा। अच्छा अब्दुल्ला आप एक चीज समझ लो, देखो आपका स्टार्ट पॉइंट O होना चाहिए, एंड पॉइंट B होना चाहिए, और बीच में कॉमन प्लेस होनी चाहिए, कॉमन अल्फाबेट होना चाहिए। ये समझ में आ रही है बात? जी सर। इससे ये बताया जाएगा कि आप O से A गए पहले, फिर A पे रुके, फिर आप A से B चले गए, तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया, O से B, O से स्टार्ट किया, B पे एंड किया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का गेम है ये सारा, थोड़ा सा फिजिक्स से कनेक्टेड होता है, तो फिजिक्स वालों को समझ में आ रहा होगा। हाँ वेक्टर्स, अच्छा खासा हो गया है। अच्छा खैर, हम कर देते हैं इसको A, एंड A से B को हम कर देते हैं C, तो A प्लस C आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आपका वेक्टर बन गया। अच्छा अब थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। ये सारी चीजें, ये अगर मैं आप लोगों से उसकी बात करूँ ना, क्या कहते हैं उसको, पैरेलल नहीं, ट्रेपीजियम की बात करूँ, ट्रेपीजियम के अंदर आपके पास ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है, तो उसका कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है F पॉइंट, दिस इज पॉइंट F। ये पॉइंट ऐसा है कि जो AF है ना वो 2 रेशो है, एंड FB जो है ना वो हमारे पास 3 रेशो है। अब यहाँ आके सबको चिढ़ होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि रेशो आ गया। अब इस सी को है ना पूरे रेशोज में तोड़ना पड़ेगा। अब रेशोज में तोड़ना हर किसी को मुश्किल लगता है, तो मैं यहाँ रेशोज में तोड़ना सिखा रहा हूँ, बहुत सारे तरीकों से समझाऊंगा। पहले एक बेसिक तरीके से समझाता हूँ। हम ये कर सकते हैं सबसे पहले तो, कि लेट से मैं पूछूं आपसे कि AF कितना है, व्हाट इज द वेक्टर ऑफ AF। पहले तो कोई बताना चाहे तो बता सकता है, फिर मैं अपना बताता हूँ। कोई AF का वेक्टर बताना चाहे तो बता सकता है।
C/2। C/2 नहीं, C/2 नहीं होगा। इट इज टोटल C, टोटल पूरा का पूरा C है, तो यू हैव टू डिवाइड टोटल बाय 5 and then multiply it by 2, so it will be 2C/5, right? समझ में आया उमर? जी। ओके गुड। अच्छा यहाँ पे देखो, मैं दो तरीकों से समझाऊंगा, बहुत बहुत अभी एक तो तरीका मैंने समझा ही दिया, दूसरा तरीका भी बताता हूँ। सबसे पहले जो मुझे तरीका अच्छा लगता है, जो ज्यादातर आंसर सही देता है, वो ये है कि आपको टोटल रेशो पता है। टोटल रेशो कितना है? 5। और आप लोग को पता है कि टोटल वेक्टर कितना है पूरा A से B तक का? कितना है बताओ? A से B पूरा वेक्टर कितना है? C। C है, तो पूरे रेशो पे पूरा वेक्टर आ गया C। अब आपको AF का चाहिए तो AF का रेशो ले लो और वहां पे लिख दो x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 2C, x इज इक्वल्स टू 2C/5। ये रहा आंसर। एक तरीका ये है जो आप लोगों को मेथड मैंने बहुत दफा कराया और मुझे खुद भी मेरा पर्सनल फेवरेट है, इस तरीके से आप लोगों का गलत नहीं आएगा। दूसरा मेथड ऐसे समझो कि दिस होल C इज डिवाइडेड हाउ मेनी डिविजन्स? देयर आर टोटल 5 डिविजन्स, तो ये डिविजन्स बन रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5 डिवीजन बन रहे हैं। ईच डिवीजन आपका होगा C/5 का, तो C/5 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 एंड C/5। तो अगर आपको AF तक जाना है तो इट इज 2C/5, राइट? अगर आपको FB देखना है तो इट इज 3C/5। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। सही है। तो आप लोग के ऊपर है कि आप लोग कौन सी चॉइस से जाते हो। आप लोग इस टोटल डिवीजन करके भी निकाल सकते हो, या ये वाला मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी यूज कर सकते हो। अब मेरे ख्याल में काफी है इतनी एक्सप्लेनेशन, हम लोग अब पास पेपर क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं। वहां पे कोई कॉन्सेप्ट ऐसा वैसा आएगा तो हम लोग उसको जो है वो देख लेंगे। यहाँ तक पहले मुझे सब बताओ कि सबको समझ में आया? ये ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये वेक्टर वाला एक एक चीज, मैग्नीट्यूड, एक एक चीज समझ लो। मैं थोड़े थोड़े टाइम में स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप लोग का रिकैप हो जाए। देख लो अच्छी तरीके से एक एक चीज। तेरे ग्राफ वाला एक दफा ओवरव्यू दे दे। ओवरव्यू दे दूं? देखो ग्राफ वाले में क्या है, पोजीशन ऑफ ए है ना, पोजीशन ऑफ ए, यहाँ पे ए की पोजीशन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना पोजीशन वेक्टर क्या होगा या कॉलम वेक्टर क्या होगा ए का, तो हम स्टार्ट करते हैं ओ से। हमेशा हम ओ से ए जाएंगे। तो हम कितनी एक्स की मूवमेंट और कितनी वाई की मूवमेंट कर रहे हैं? हम लोग एक्स की मूवमेंट कर रहे हैं 4 और वाई की मूवमेंट कर रहे हैं 3। तो हमारा कॉलम वेक्टर बनेगा ओ ए का 4 एंड 3। ठीक है। अच्छा, मतलब x y को ऊपर नीचे करके लिख दिया हमने ऐसे। हाँ ऐसा अगर तुम्हें डायरेक्ट, हाँ ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट बोलोगे सर ऊपर एक्स की मूवमेंट है नीचे वाई की मूवमेंट है, तो कोऑर्डिनेट क्योंकि दिया हुआ है तो मैं एक्स वाई ले लूंगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। सही। ठीक है, इसी तरीके से बी की निकालेंगे। लेकिन ए बी के लिए क्या करेंगे? ए बी के लिए भी यही है, आपको ए से बी में जाना है तो आप क्या करो, पहले ए से ओ चले जाओ, फिर ओ से बी चले जाओ, जैसे मैंने नीचे समझा दिया। वो मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आ गई होगी ना, उस वक्त आपने ज्वाइन कर लिया था। सही है। जी सर। अच्छा यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लो थोड़ा बहुत मैग्नीट्यूड के बारे में। स्क्रॉल डाउन करूं? फिर ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट आया, कोलिनियर का कॉन्सेप्ट आया। कोलिनियर नीचे भी किया ना, यहाँ से मिटा रहा हूँ। पैरेलल का कॉन्सेप्ट आ गया ये। आगे चलता हूँ। ये देखो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है। कोलिनियर के अंदर भी वेक्टर सेम होंगे, डायरेक्शन भी सेम होंगी। फिर पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर इसका रेशो बताया। ठीक है, अब आगे चलता हूँ। एक और रेशो की एक गेम समझा दूं। देखो हमारे पास एक वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये वेक्टर है हमारे पास ए, नहीं सॉरी, ये वेक्टर है हमारे पास ए, और इसी के आगे वेक्टर कंटिन्यू हो रहा है, तो ये आपका आ गया ए, एंड ये आ गया आपका बी, एंड ये आ गया आपका आगे ही सी। ठीक है, सेम उसमें आ गया। एक मिनट रुक जाओ, पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने गलत बनाई है। अगर ये ए है और इसी के आगे, सही है, ये आपका एफ है या बी है हमारा, और ये है बी से सी। अब हमें पता है कि ए टू बी का वेक्टर क्या है। अब नाउ दे हैव ओनली गिवन अस ए टू बी वेक्टर, यहाँ पे लिख भी रहे हैं कि ए बी का वेक्टर क्या है, इट इज इक्वल्स टू ए। ओके, इनका रेशो डिफाइंड है कि दिस रेशो इज, अब रेशो देंगे किस तरीके से, समझो। रेशो दे रहे हैं ये लोग ए से बी अपॉन बी से सी इक्वल्स टू 5 and 3 नहीं 3 and 5 ले लेते हैं, ए को 3 बोल देते हैं, नीचे इसको 5 बोल देते हैं। ये रेशो दिया हुआ है, रेशो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दे कैन से कि ए बी रेशो बी सी, जिस तरह रेशो होते हैं 3:5 इस तरह दे सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे कैन से दैट ए बी इज 3/5 ऑफ बी सी। नो 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 नो, उल्टा बोल दिया मैंने, बी सी इज 3/5 ऑफ BC is 3/5 ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी छोटा है, 3/5 करूंगा मैं ए बी को तो BC आ जाएगा, BC को 3/5 करूंगा तो ए बी आ जाएगा। तो ये देखो कितनी कितनी तरीकों से ये पूछ सकते हैं आपसे रेशियोज का गेम। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि BC का वेक्टर क्या कितना होगा। ओके टेल मी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो या फिर जो समझ में आ रहा है उस तरीके से करो। यस, किसी से हुआ? हेलो, पास आवाज आ रही है? 5/3 5/3 आ रहा है, देखते हैं अभी, बाकी को देखते हैं। 5/3 ए बोल रहे हो ना? जी। किसी और ने निकाला? यस फातिमा, नहीं आया समझ में। ठीक, अब्दुल्ला? No, sir. ओके, इंशा, इंशा एंड हुज़ैफा? हेलो, आप लोग क्लास में नहीं हो? हुज़ैफा, इंशा? जी सर, नहीं आया समझ में। आप निकाल दें। निकाल। सबसे पहले अपन चलते हैं इस तरीके से, इस तरीके को कैसे करेंगे। अगर वो ऐसा वेक्टर रेशो दे रहे हैं, हम करें किस तरीके से, हम पता है क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि अगर इन्होंने ए बी दिया हुआ है ए, तो उसका रेशो कितना दिया हुआ है ए बी का 3। अगर हमसे ये पूछ रहे हैं बी सी, हमें नहीं पता, बी सी में एक्स लिख देंगे और उसका रेशो लिख देंगे 5। तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5a, x इज इक्वल टू 5a/3। 5a/3 किसी ने बताया था, जैद ने बताया था या सर मैंने ये
अरीब ने अरीब। बताया था, जबरदस्त अरीब, जबरदस्त। तो हमारा ये रेशो बन रहा है। सबको क्लियर है ये? उमर क्लियर है ये, समझ में आया? पर वो मीटिंग में नहीं है। अच्छा, आपको समझ में, आप लोगों को समझ में आया? फातिमा, ये समझ में आया ये मेथड? ओके। और क्या कह रही हो आप, कुछ कह रही थी आप? स्मॉल एक मिनट, ये वेक्टर हमें गिवन था, ये हमें दिया हुआ है कि ए बी का वेक्टर ए है, स्मॉल ए। इट कुड बी एनी कॉलम वेक्टर, हमें ये नहीं जानना कि ये कौन सा कॉलम वेक्टर है, बस ये वेक्टर है। किसका वेक्टर है? ए बी का वेक्टर है, ठीक है। एक तरीका ये जो मैंने दिखाया है, मेरे ख्याल में अरीब आपने इस तरीके से किया होगा। यस सर, इसी से करा है। गुड। दूसरा तरीका है, इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 3/5। तो अब मुझे बताओ, अगर ये वेक्टर्स हैं तो ए बी का वेक्टर क्या है? ए बी का वेक्टर कितना है? ए है, तो यहाँ पे ए डाल दो। बी सी नहीं पता, बी सी रहने दो। 3 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी को सब्जेक्ट बनाओ, ये हो जाएगा 5a/3 इक्वल्स टू बी सी। 5/3 आ रहा है बीबी, आ रही है बात समझ में? यस सर। और अगर इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है बिल्कुल डायरेक्ट लाइन, तो ये और ये सबसे ज्यादा आसान है, जो ये लास्ट में लाइन दी हुई है। अगर इन्होंने बोल दिया बी सी इज 3/5 ऑफ ए बी, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें बी सी चाहिए, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि बीसी को, अगर हम ए बी को 3/5 करते हैं तो बीसी आएगा। तो अगर बीसी की बात करें तो बीसी विल बी 5/3। ये थोड़ा सा बल्कि छोड़ो इस चीज को, ये दो तरीकों से बहुत आराम से समझ में आ रहा है, इसको छोड़ो। समझना ये होगा इसके अंदर कि बीसी आएगा ऐसे कि ए बी को अगर 3/5 किया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। ये शायद मैंने ये रॉन्ग किया हो, आई एम नॉट श्योर। क्वेश्चन बनाने में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस चीज में, क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे। अदर देन दैट, ये जो हमारे पास दो दो तरीके दिए हुए थे ना, हमने इस तरीकों से निकाल लिया। ये भी बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करो, ए बी के वेक्टर में ए डाल दो, सॉल्व करो, बीसी का वेक्टर आ जाएगा। वो तरीका भी आसान है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुज़ैफा समझ में आया? जी सर। तो बस ये वेक्टर का गेम है, यही रेशोस का गेम है। इस रेशोस को क्रैक कर लिया तो आप लोग का वेक्टर्स बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है वेक्टर्स का। अब हम बाकी सारी चीजें हम क्वेश्चंस में देखेंगे। अब अगर अभी क्वेश्चंस करने हैं तो मुझे बताओ, नहीं तो हम क्लास एंड कर रहे हैं। कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाएगा, सही है। अच्छा, गिव मी 10 मिनट्स, फिर रीजॉइन कर लेना आप लोग, ठीक है? क्योंकि मैं दूसरे इसमें जाता हूँ, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो मैं पहले क्वेश्चन इसमें डाल देता हूँ, फिर मैं आप लोग को बुलाता हूँ वापस, ठीक है?